नमस्कार बच्चों। राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से कक्षा 5वीं से पाठ 9 एक माँ की बेबसी। तो भाग 1 हमने पहले ही पढ़ लिया है और अब हम पढ़ेंगे आज भाग 2। इसके अंतर्गत आज हम पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए आइए शुरू। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पोस्ट कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो चलिए, तो पाठ जब हमने पढ़ा था मैंने वहां पे भी शब्दार्थ आपको समझाते हुए पाठ का अध्ययन किया था उस कविता का। तो यहाँ पे कुछ मैंने लिखे हैं, देखिए कुछ शब्दार्थ। अदृश्य यानी जो दिखाई ना दे या गायब। अजूबा यानी आश्चर्यजनक। भिन्न यानी अलग, डिफरेंट। इशारों या संकेत करना। भयभीत यानी डरा हुआ। ये खौफ ज्यादा यानी ये एक जो कोई डर जाता है जैसे, तो उसको बोलते हैं कि डरा हुआ या भयभीत। छटपटाहट यानी बेचैनी। निहारती रहती या देखती। तो यहाँ पर मैंने कुछ शब्दार्थ दी है, उनके अर्थों के साथ मिलान करना है, आपको मैच करना है। तो कुछ शब्दार्थ आपको यहाँ से मिल जाएंगे और कुछ शब्दार्थ जब हमने पाठ पढ़ा था तब मैंने कराए थे। देखिए, अदृश्य यानी जो दिखाई ना दे। बेबसी यानी लाचारी। भिन्न अलग। इशारा संकेत। छटपटाना यानी बेचैनी। बेहतर यानी बढ़िया। घबराना डरा हुआ। निहारती देखती। भयभीत डरना। तो चलिए अब हम पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कार्य करते हैं कविता से। जब हमने कविता पढ़ी तो कविता के अंतर्गत का भाव है, देखिए यहाँ पे। यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। यानी ये कह रहे हैं कि जो हमने कविता पढ़ी उस बच्चे में कविता में जिस बच्चे के बारे में हमने पढ़ा वह कवि के पड़ोस में रहता था, लेकिन फिर भी अदृश्य शब्द का प्रयोग किया गया है जो दिखाई नहीं देता है। तो इसके कई अर्थ हो सकते हैं। तो कौन कौन से अर्थ देखिए। कवि को मालूम रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। यानी फर्स्ट पहला ये कह रहे हैं कि कवि को नहीं पता था कि ये बच्चा कहाँ रहता है। दूसरा है पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसीलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ख, क्योंकि जब वो बोलता नहीं था तो पता नहीं था कि वो कहाँ रहता है, क्योंकि आवाज से भी हम पहचान जाती है ना। ठीक है, तो इन दो में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? यानी इन दोनों में से तो एक सही है, ठीक है। और भी कोई अर्थ हो सकता है क्या? अगर इसका कोई और अर्थ हो सकता है तो आप अपना भी सोचकर आप कक्षा में बात कीजिए और बताइए। अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? तो जो उसके अंदर जो छटपटाहट थी, जो उसका जो डर था, वो कैसे रूप में प्रकट होता था? तो छटपटाहट चमक के रूप में, या डर के रूप में, या जल्दी घर लौटने के रूप में, इच्छा के रूप में। तो कहानी जब हमने कविता पढ़ी थी बच्चों, तो उसमें वो बच्चा कैसा रहता है? डरा सहमा सा रहता है ना। तो उसका आंसर क्या हुआ? क्योंकि चमक के रूप में उसकी आंखों में तो एक चमक नहीं थी, एक डर के रूप में उसकी जो आंखें थी वो डरी डरी सी छटपटाती रहती थी। ठीक है। तरह तरह की भावनाएं। नीचे लिखी भावनाएं कब या कहाँ महसूस होती हैं? क्योंकि
जिसे हम बोलते हैं भावनाएं यानी फीलिंग्स। तो हर तरीके हर सिचुएशन में बच्चों अलग अलग तरह की भावनाएं होती है। ठीक है, तो अगर हमें डर लग रहा है तो वो हमारी भावना है। अगर हमें खुशी का माहौल है तो हम उस समय रो तो नहीं सकते हैं ना, है ना। तो ये होती है भावनाएं। तो जैसे यहाँ पे लिखिए, नीचे लिखी भावनाएं कब या कहाँ महसूस होती है। तो यहाँ पे जो दे रखी है, इन्हें हमें पढ़ के हमें बताना है कि ये कब हम इन भावनाओं को देखते हैं या इन भावनाओं ये भावनाएं हम प्रस्तुत करते हैं ऐसे। तो पहला है छटपटाहट। छटपटाहट यानी अधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव ना हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफी देर हो, पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद करती हो। तो ऐसा होता है ना, कभी कभी हमें पता है कि आज हमारे घर में ये मेहमान आने वाला है, लेकिन हम स्कूल के समय का इंतजार करते हैं कि कब हमारी छुट्टी होगी, कब हम घर पहुंचेंगे। तो हमारे मन में रहता है ना कि कब हमें वो देखने को मिलेंगे, तो उसे हम कहते हैं अधीरता। इसके बाद है इच्छा। किसी चीज को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत ना मिल सकती हो, जैसे भूख लगी हो पर खाना तैयार ना हो। कभी कभी आपने देखा होगा, आपको भूख लगी है या आपको जो चीज खानी है वो चीज आपके घर में नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, उस इच्छा को व्यक्त करते हैं कि मुझे ये खाना है, मम्मी मुझे ये चाहिए। उसके बाद है संदेश। हम कोई संदेश देना चाह रहे हो पर दूसरे समझ ना पा रहे हैं, जैसे शिक्षक से कहना हो घंटी बज गई, अब पढ़ाना बंद करें, पर उन्हें घंटी सुनाई ना दी। कभी कभी कक्षा में बच्चों, कभी कभी नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर्स को पता होता है कि बेल बज गई है, लेकिन हम सोचते हैं नहीं, ये वाला हम खत्म करेंगे, ये वाला हम पूरा सिखाएंगे उसके बाद, है ना। तो बच्चों को तो पता होता है बेल बज गई है, घंटी बज गई है, तो वो टीचर से कहना चाहते हैं कि हम घंटी बज गई है, लेकिन वो कह नहीं पाते, है ना। तो ये क्या है, संदेश देना चाहते हैं। इनमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है। अब देखिए, यहाँ पे जो भावनाएं इन्होंने दी हैं, अब इसे हमें, जो कविता में जो बच्चा था रतन, उससे हमें कनेक्ट करना है। तो उसके लिए कौन सी चीज, इसमें से कौन से जो भावना है वो सटीक बैठेगी। तो आप इन तीनों को मैंने आपको बताया, सोचिएगा आप। तो उस उसके लिए कौन सी होगी, क्योंकि वो क्या देना चाहता था, संदेश तो नहीं देना चाहता था, इच्छा भी व्यक्त है। तो अधीरता किस चीज की होगी, कहीं जाने की तो उसे जल्दी नहीं थी, है ना। उससे क्या थी उसकी, तो इसमें होगा आंसर इच्छा। ठीक है, कि उसकी इच्छा थी ना कि उसकी आंखें सही हो जाए, वो बोल सके, सॉरी, उसका वो बोल सके, अपनी भावना को व्यक्त कर सके। उसके बाद है घबराहट। हमें जब किसी की बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि सडन अचानक ऐसा कुछ हो जाता है, हमें अब लगता है हाँ अब ऐसा होगा, जैसे काले बादल घिर आते हैं, अब हमें लगता है कि हाँ अब बिजली चली जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, है ना। तो वो क्या है, आशंका है, यानी गैस करना। हमें अंधेरा होने वाला हो और हम घर से काफी दूर हो या अकेले हो, तो हमें क्या होगी, घबराहट होगी, है ना। समय कम हो और हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है। जैसे कभी कभी हमारे पास, जब हम एग्जाम देने जाते हैं, पेपर देने जाते हैं, तब हमारे पास समय कम होता है और हम क्या करते हैं, हमें परीक्षा पूरी करनी होती है, तो उस समय हमें क्या रहती है, घबराहट होती है कि हाँ हम जल्दी अपना लिख पाएंगे, पूरा का समय में 3 घंटे जो भी समय दिया गया इसके अंतर्गत हम अपना पेपर पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है यह डर, तो पूरे यह डर डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है,
और कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे कुछ हो जाता है या हमारे बारे में कोई सोचता है, तब हम सोचते हैं ना कि हम सोचते हैं ना कि उसके मन में हमारे लिए क्या चल रहा है, हम गेस करने की सोचते हैं। ठीक है, उसके बाद तो अब देखिए यहाँ पे, जैसे पापा को मालूम चल गया कि कांच का गिलास तुमसे टूटा। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण के लिए, कभी कभी ऐसा कोई चीज हम तोड़ देते हैं, नुकसान कर देते हैं, तो जो घर में और मेंबर है उनको पता है कि ये नुकसान इससे हुआ है ना। तो हमारे मन में क्या चलता है, वो पता नहीं क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में, या हमारी डांट पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, है ना। जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है। यानी जो कविता में जैसे जो बच्चा था वो बोल नहीं पाता था, तो वो कैसे अपनी घबराहट को महसूस कर सकता था। तो बच्चा निम्नलिखित बातों से घबराहट महसूस करता है। वह अपनी बात औरों को समझा पाएगा या नहीं, कोई उसकी बात समझ पाएगा या नहीं, क्योंकि वो बोल नहीं सकता ना। एक्सप्रेशंस जो है हर कोई तो समझता नहीं है ना बच्चों। और ये भी जरूरी नहीं है जो एक्सप्रेशंस वो दिखा रहा है, जो संकेत के द्वारा वो बता रहा है, वो सब हमको सही समझ में आए। उसकी इस कमी के कारण कोई उसके साथ खेलेगा या नहीं, ये भी उसके मन में घबराहट होगी कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, तो मेरे साथ और लोग और जो दोस्त हैं वो लोग खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। रतन क्या सोचकर घबराता होगा। तो कविता में जब ये कविता की पंक्ति है, कविता में ये बताया गया है, तो रतन ये क्या सोचकर घबराता होगा। तो रतन बच्चों, क्योंकि वो गूंगा था, जो बोल नहीं सकते उसे हम गूंगा कहते हैं, अतः अपनी बात इशारों में समझाता था, यानी संकेत के द्वारा, एक्सप्रेशंस के द्वारा अपनी बातों को समझाता था। वह बच्चों को अपनी बात इशारों से समझाना चाहता होगा। जब कोई उसकी बात समझ नहीं पाता तो वह घबरा जाता होगा, है ना। क्योंकि जब अगर उसकी बात उसे समझ में नहीं आती थी तो वो क्या हो जाता होगा, घबराता होगा, है ना। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कौन क्या सोचकर किस बात को करने में घबराता है, और कारण भी पता करो। तो ये वाला प्रश्न जो है बच्चों आपको स्वयं करना है। ये मैंने कक्षा में जो बच्चों के साथ डिस्कस किया है, तब उनके क्या उत्तर आए हैं वो मैंने लिखे। तो यहाँ पे आप अपने उत्तर लिखिए, क्योंकि हम आपको भी पता होना चाहिए ना कि आपका कौन सा दोस्त घबराता है, किस बात से घबराता है। ठीक है, घबराने का कारण क्या है ना। तो ये मैंने कुछ लिखे हैं, आप अपने लिखिए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो सबसे पहला नाम है, तो यहाँ पे कोई भी सहेली या दोस्त का नाम लिखिए जो आपके क्लास फ्रेंड्स है। और जरूरी नहीं है कि क्लास के जो फ्रेंड्स हैं जो आपके आसपास रहते हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनके नाम भी लिख सकते हैं आप, है ना। किस बात से घबराता है, मतलब ऐसी कौन सी बात है जिससे वो घबरा जाता है, डर जाता है, और घबराने का कारण। ठीक है, तो पहला है देखिए पिंकी। तो पिंकी जो है किससे घबराती है, अंधेरे से। तो अंधेरे में घबराने का कारण क्या है, भूत के डर से। यानी क्योंकि हम बच्चों को डराते हैं, कहते हैं ना कि वहां भूत है, वहां मत जाओ, तो अंधेरा आ गया, हो गया है। उसके बाद है अनु, नदी के पानी से। जो नदी में जो पानी होता है, कई कई बच्चे पानी से बहुत डरते हैं, क्यों, उसका कारण क्या है, कहीं पानी में गिरकर डूब ना जाए। उसके बाद है सांची, ऊंचाई से। यानी कुछ लोगों को बहुत ऊंचाई से घबराहट होती है ना, हाइट से, कहीं पैर फिसल कर नीचे गिर ना जाए। ठीक है, अक्षु, अकेले होने से। यानी कुछ कुछ बच्चे जो है अकेले नहीं रहना चाहते, अकेले रहने से डरते हैं, क्यों, अकेला पाकर कहीं कोई उसे पकड़ ना ले, है ना। क्योंकि ये बच्चों की मनोस्थिति है, वो क्या सोचते हैं किस चीज से, और हर कोई किसी ना किसी चीज से बच्चों घबराता तो है। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं। भाषा के रंग, कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब हमने कविता पढ़ी थी तब वहां पे एक शब्द आया, टूटे खिलौने की तरह। तो यहाँ पे ये तुलना की गई है,
कंपेयर किया गया, ठीक है। तो कंपैरिजन में जो है उस बच्चे को एक टूटे हुए खिलौने से कंपेयर, तुलना की गई है। टूटा हुआ खिलौना यानी जो किसी काम का नहीं, है ना। अगर हमारे पास कोई खिलौना है, वो बोलता था, अब वो बोल नहीं रहा है, तो वो खिलौना बेकार है ना। तो ऐसे ही उस बच्चे के जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। यानी जो काम वो पहले करता था वैसे वो काम अब नहीं करता है, क्योंकि खिलौना क्या हुआ, टूट चुका है। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरो, यानी यहाँ पे एक बॉक्स इंडेक्स बना के दिया है, इनके अनुसार हमें लिखना है। तो यहाँ खिलौने का नाम है, यहाँ पे टूटने का कारण है और नतीजा है। अगर टूट जाता है तो फिर उसका क्या होता है, ठीक है। तो गाड़ी, पहिया निकल जाने पर, अगर गाड़ी का पहिया निकल जाता है तो गाड़ी क्या होगी, चल नहीं पाएगी, है ना। चाहे वो खिलौना हो, चाहे वो सच्ची की गाड़ी हो ना बच्चों। उसके बाद है गुड़िया। गुड़िया यानी जो डॉल खेलते हो आप, सीटी निकल जाने पे, पहले जो है गुड़िया सीटी वाली आती थी, आजकल तो टॉकिंग वाली भी आती है, बात करती है गुड़िया, ठीक है। तो सीटी निकल जाने पर आवाज नहीं निकाल पाती है, तो जब आवाज ही नहीं आएगी तो बेकार है। और आजकल तो आंखें जो आंख आए, आंखें खोलना बंद करना, वो वाली डॉल्स भी आती है। उसके बाद है गेंद या बॉल। पंचर हो जाने पे, अगर हमारे पास फुटबॉल है तो अगर उसमें छेद हो जाए, उसकी हवा निकल जाए, पंचर हो जाए, तो वो बेकार है, क्योंकि हम वो उससे खेल नहीं पाएंगे, यानी उछल नहीं पाती है। जो हम बाउंस करते हैं बॉल को, ऊपर फेंकते हैं, वो नहीं होगी। जोकर, जोकर यानी जो खिलौने का आपने देखे होंगे बहुत सारे जोकर, कोई ड्रम बजाता है, कोई सीटी बजाता है, कोई साइकिल चलाता है, मतलब खिलौने होते हैं ना। तो चाबी निकल जाने पर करतब नहीं दिखा पाएगा, अगर उसकी चाबी ही नहीं मिलेगी तो जो करतब जो दिखाता है जोकर, ऊपर नीचे या ड्रम बजाना, जो भी गेम खेल दिखाता है वो नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। तो ये थे, अगर आपके पास कोई खिलौना है और वो टूट गया है या उसके साथ कुछ हो गया और उसका फिर नतीजा क्या हुआ, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 2, भाषा। तो यहाँ पे थोड़ा सा व्याकरण दिया गया है बच्चों, देखिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, ये बेबस शब्द बे और वश, ठीक है, को जोड़कर बना है। जो बेबस हमने पढ़ा, बेबसी, तो इन दो शब्दों को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ है बिना, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों में यही बे छिपा है। इस सूची में से तुम कितने शब्द जोड़ सकती हो, यानी बे शब्द, इस शब्द के अनुसार हमें और शब्द सोचने हैं और लिखने हैं, जिसकी शुरुआत किससे हो, बे से, ठीक है। जैसे बे बस, तो बस के आगे बे लगा तो क्या बन गया, बेबस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेजान, बेचैन, बेसहारा, बेहिसाब, ये शब्द इन्होंने दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन्हें सबसे पहले समझते हैं कि इन्हें हम कहते क्या है बच्चों। तो इन शब्दों को हम कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं, उपसर्ग, ठीक है। जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, यानी किसी भी शब्द के आगे जुड़ करके, जैसे यहाँ पे बेबस दे रखा तो बे, ठीक है। अब प्लस बस, ठीक है, तो क्या बन गया, बेबस। तो बे जोड़ करके, क्योंकि शब्द के आगे लगा है, देखिए यहाँ पे, तो इस शब्द के आगे लगा हुआ है, तो क्या शब्द बन गया, बेजान। तो जान शब्द है, उसके आगे क्या लग गया, बे। अब इसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। विशेष अर्थ का तात्पर्य है बच्चों, जब जान यानी जीवन, जान जो कहेंगे आप, उस शब्द में अब बे लग गया, तो अब यहाँ पर एक नया शब्द बन गया। देखिए, विशेष अर्थ प्रकट करे, यानी उस वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाए, ठीक है। तो बिफोर द वर्ड ऐड करके वर्ड, नया वर्ड बन गया, तो क्या बना, बेजान। बेजान मतलब जिसमें कोई जान नहीं, ठीक है। ऐसे ही बेचैन, चैन मतलब आराम से रहना, चैन से रहना।
और उसके आगे बे लगा दिया तो बेचैन। जैसे बे सहारा, तो बेसहारा बन गया। बेहिसाब यानी बेहिसाब, अन। तो ये है, इन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। शब्द के आगे लग करके एक नया अर्थ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने और शब्द लिखे हैं, बेवजह, बेघर, बेनाम, बेशर्म, बेईमान। तो इन सभी शब्दों के आगे बे लगा है, तो इन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। तो व्याकरण में उपसर्ग है। तो आपको अगर और कोई शब्द पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं देखने के तरीके। देखने के तरीके से तात्पर्य है बच्चों, हर किसी का देखने का वे ऑफ से, मतलब किसी चीज को ऑब्जर्वेशन सबका अलग होता है, सोच अलग होती है, ऐसी देखने का भी सबका अलग अलग नजरिया होता है। ठीक है, किसी चीज को मैं किसी और तरीके से देखूंगी, आप किसी और तरीके से देखेंगे। तो ऐसे ही देखने के तरीके। इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए, क्योंकि जब हमने कविता पढ़ी तो इसमें, क्योंकि देखने शब्द के ऊपर बहुत सारे शब्द आए, ऐसे 6 शब्द छांट कर लिखो, यानी कविता में से 6 शब्द हमें छांट कर लिखना है। तो देखिए, अदृश्य, ये क्योंकि हम आंखों से ही देखते हैं। इशारे, ये भी हम क्या करते हैं, आंखों से ही करते हैं। आंखें तो है ही आंखें। देखना, ये भी हम किससे करते हैं, आंखों से ही करते हैं। निहारती, जब हम देखते हैं तो किससे देखते हैं, आंखों से ही निहारते हैं। झलकती, यानी अगर हम रो रहे हैं, हंस रहे हैं या बहुत ज्यादा खुश हैं, तो हमारी आंखें क्या करती हैं, झलका देती हैं, मतलब सामने वाले को बता देती हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारे शब्द क्या हैं, कविता में आए हैं और किससे संबंधित है, आंखों से। ठीक है, देखने से संबंधित है। अब देखते हैं दूसरा, माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। आंखें बहुत कुछ कहती हैं, इसीलिए कहा गया है ना, आंखें जो है दर्पण होती है। दर्पण यानी शीशा, जो हमारे मन में चल रहा होता है वो हमारी आंखें जो है व्यक्त कर देती है। वे तरह तरह के भाव लिए हुए होती हैं, यानी जो भी हमारे मन में भाव होते हैं वो हमारी आंखों पे, हमारे चेहरे पे प्रकट हो जाते हैं। नीचे ऐसी कुछ आंखों का वर्णन है, इसमें से कौन सी नजरें तुम पहचानते हो। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे, सहमी नजरें, सहमी नजरें, क्रोध भरी आंखें, शरारती आंखें, प्यार से भरी नजरें, उम्मीदी आंखें, डरावनी आंखें। अब देखिए, सहमी नजरें यानी जब कभी कभी हमें डर लगता है तो हम क्या हो जाते हैं, सहम जाते हैं ऐसे, है ना। ठीक है, सहम करके हमें नहीं पता कि हम सही है या गलत। ठीक है, अब देखो, क्रोध भरी आंखें, क्रोध यानी गुस्से में, कभी कभी जब हमें गुस्सा आता है तो इस तरीके से हम अपना चेहरा आंखें बना लेते हैं ना। उसके बाद है शरारती आंखें। शरारती आंखें यानी जब हम शैतानी करते हैं तो क्या होती है, किसी के बारे में कुछ सोचते हैं, शरारती करते हैं, तो क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं ना, ऐसे करके, है ना, ऐसे भी करते हैं, कभी कभी हम ऐसे भी करते हैं, है ना। तो प्यार भरी नजरें, जब हम किसी को प्यार से देखते हैं तो कैसी होती हैं, ऐसे प्यार भरी नजरें हम ऐसे भी दे सकते हैं और ऐसे भी, है ना। उन्नीदी आंखें, उन्नीदी यानी उन्नीदी, जब हमें बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है, हम सोने के लिए बिल्कुल, ये देखिए जब हमें बहुत नींद आ रही होती है तो उसे कहेंगे उन्नीदी आंखें। डरावनी आंखें, डरावनी आंखें यानी इसको ही आप बोल सकते हो जब किसी की आंखें देख करके हम डर जाए, ऐसा भी हो सकता है ना, किसी को देख करके ऐसे, या ये वाली, है ना, देख करके इसकी आंखें डर जाए तो डरावनी आंखें। तो देखा आपने, आंखों के जो है अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अनुसार हमारे जो आंख के जो भाव है वो बदल जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। नीचे आंखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तुम इनका प्रयोग कर किन संदर्भों में करोगे। यानी आंखों के ऊपर बहुत सारे मुहावरे हैं, जो मुहावरे यानी
किसी भी वाक्य को प्रकट करना। तो देखिए यहाँ पे आंख दिखाना, आंख दिखाने का अर्थ है डराना। कभी कभी हम अपनी आंखों से काम लेते हैं ना, किसी किसी को हम आंखों से ऐसा डराते हैं, जैसे अभी यहाँ पे डर लग गया। तो कक्षा मॉनिटर ने आंख दिखाकर सभी बच्चों को चुप करा दिया। क्लास में होता है ना बच्चे, मॉनिटर मैम से कह दूंगा, तो बच्चे डर जाते हैं ना, ऐसे। उसके बाद है दूसरा नजर चुराना। तो नजरें चुराना या नजर चुराना दोनों एक ही है। अपनी गलती पर शर्मिंदा होना। कभी कभी हमसे जो गलती हो जाती है, हमें पता है तो हमने गलती की है, तो हम उससे क्या करते हैं, नजरें नहीं मिलाते, यानी नजरें चुराते हैं, मतलब आई कांटेक्ट जिसे आप कहते हो। मोनू से जब गिलास टूटने के बारे में पूछा गया तो वह नजरें चुराने लगा, मतलब अपनी गलती ऐसे पता है हमने गलती की तो इसलिए हम नजरें चुरा रहे। उसके बाद है नजरें फेर लेना। तो देखिए सारी आंखों के ऊपर ही है नजरें फेर, नहीं सॉरी, ये आंख का तारा। आंख का तारा यानी बहुत प्यारा। तो जो बच्चे होते हैं, हर कोई बच्चा अपनी माँ के आंखों का तारा होता है, यानी हर किसी माँ जो है हर बच्चे को अपने को प्यार करती है। ऐसा नहीं है कि एक को कम करती है, कोई ज्यादा करती है, तो सब माँ के आंखों के तारे होते हैं बच्चे। उसके बाद है नजरें फेर लेना। तो नजरें फेर लेना यानी अनदेखा करना। कभी कभी हम किसी को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं ना, नजरें फेर लेते हैं, देखते नहीं है। तो जैसे ही माँ ने राजू को काम में मदद करने के लिए पुकारा तो राजू ने नजरें फेर लिए, यानी माँ ने जब बुलाया तो उसने इग्नोर कर दिया, यानी अनदेखा कर दिया। उसके बाद है आंख पर पर्दा पड़ना। सच नहीं जानने की कोशिश करना। या कभी कभी हम क्या करते हैं, जो सामने वाला अगर कहता है कि हम उसी को सच मान लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं पता कि सच्चाई क्या है, सच बात क्या है। तो सीमा की आंखों पर पर्दा पड़ गया, उसे विनय का झूठ नहीं दिखता। तो अब देखिए यहाँ पे माँ, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो ये कविता की एक पंक्ति है लास्ट लाइन में। तो कवि कह रहे हैं कि रतन से ज्यादा उसकी माँ की जो आंखें थी, उसकी आंखों में जो बेबसी झलक रही थी, उसकी मुझे बहुत याद आती है। रतन से ज्यादा मुझे उस चीज की याद आती है। तो यहाँ पे रतन के ना बोल पाने के कारण रतन की माँ की आंखों में बेबसी झलकती होगी, है ना बच्चों, क्योंकि उस उनकी जो माँ थी उनके मन में हमेशा यही चलता होगा कि मेरा बेटा बोल नहीं सकता है ना, मेरा बेटा बोल नहीं सकता, अपने मन के जो भी भाव है उन्हें प्रकट नहीं कर सकता, इसीलिए वो माँ इतनी बेबस थी, इसीलिए उनकी आंखों में वो बेबसी झलकती थी। रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी, तो ये उत्तर मैंने आपको बताया। उसके बाद देखिए अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करो। ठीक है, तो ये आपको स्वयं करना है, क्योंकि आप अपनी माँ को अच्छी तरह से जानते होंगे, है ना, तो माँ के बारे में आपको पता होगा, तो इसे आप स्वयं कीजिए। ठीक है, तो सभी के उत्तर ये अलग होंगे, ऐसे सेम नहीं होने चाहिए। आप अपनी माँ के बारे में लिखिए बच्चों। तो मेरी माँ बहुत खुश होती है जब मैं अच्छे अंकों से परीक्षा में पास होता हूँ। तो ये मैंने कुछ जर्नल लिखे हैं, मतलब सभी ज्यादातर ऐसा ही होता है। ठीक है, तो जब अच्छे अंक मिलते हैं तो कौन सी माँ होगी जो खुश नहीं होगी, बहुत खुश होगी ना। और बल्कि हर माँ चाहती कि मेरे बच्चे को अच्छे नंबर मिले, अच्छे नंबर से पास हो। उसके बाद है माँ लिए मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि, तो आपकी मम्मा आपको डांटती है, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा प्यार ही करते हैं, डांटते भी हैं, और वो डांट भी हमारी अच्छाई के लिए ही होती है। ठीक है, मुझे गलती का एहसास हो और दोबारा वह गलती मैं ना करूं, है ना, इसीलिए माँ डांटती है ना कि हमें अगर जो गलती हमने करी है वो गलती हमसे दोबारा ना हो, इसीलिए हमारी गलती का हमें क्या कराते हैं, एहसास कराया जाता है। मेरी माँ चाहती है कि मैं
एक नेक और अच्छा इंसान बन, यानी हम बड़े होकर अगर जो भी हमारा प्रोफेशन है वो तो हम करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें नेक यानी और एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है ना बच्चों। तो उसके बाद है घ, देखिए माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है जब मैं बीमार पड़ जाता हूँ, यानी जब हम बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो माँ क्या हो जाती है, बहुत बेबस हो जाती है कि कैसे मैं इसे ठीक करूं, जल्दी से कैसे ठीक करूं। उसके बाद है मैं चाहती या चाहता हूँ कि मेरी माँ, अगर लड़के हैं तो चाहता लिखिए, लड़की है तो चाहती, मेरी माँ हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। तो ये हमारी माँ के लिए कामना है। तो बच्चों चलिए, आशा करती हूँ आज एक माँ की बेबसी भाग 2 हमने पढ़ा। तो जो भी अभ्यास कार्य हमने किया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद।